हेलो स्टूडेंट्स, देव कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका एक बार स्वागत है। आप जानते हैं कि कक्षा 10 का साइंस का जो पहला चैप्टर है, पिछले वीडियो में मैंने जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ प्रकारों के नाम लिए थे। उसमें से हमने पहली अभिक्रिया एक पढ़ा था जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया, या हम उसे कह सकते हैं संकलन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। संयोजन अभिक्रिया में आपने क्या पढ़ा था कि एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसी का उल्टा अभिक्रिया एक बच्चों है विखंडन अभिक्रिया कह सकते हैं, या इसको अपघटन अभिक्रिया क्या कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया है। इसी को दूसरे भाषा में हम उसमें वियोजन भी बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है अपघटन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकारक मिलते थे, रिएक्शन करते थे और एक प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ क्या होगा, एक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे और ये अभिकारक एक ही होगा। मतलब अभिकारक एक होगा जो अपघटित होकर अपने विखंडित होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। आइए हेडिंग डाल लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे इसको कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। लेकिन बच्चों एक चीज़ यहाँ पर होगा, ये जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो बाह्य वातावरण या एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं उनके प्रभाव में होती हैं। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, विद्युत की उपस्थिति में होती हैं, तापमान की उपस्थिति में होती हैं, ठीक है। तो तीनों का डिफिनीशन में मात्र इतना आपको जोड़ना है कि जब अपघटन अभिक्रिया तापमान की उपस्थिति में होगी तो उसे कहेंगे तापीय अपघटन। अगर वो अपघटन अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव में हो रही है तो उसे कहते हैं हम लोग विद्युत अपघटन। और वही अभिक्रिया अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोज रिएक्शंस इन विच in the presence of external factors like temperature, electricity and light, one single substance, or we can say that reactant, one reactant converted into or decomposed into two or more products। इसमें क्या होता है, एक ही अभिकारक होगा और प्रोडक्ट की संख्या एक से अधिक होगी। आइए समझते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि ये कोई क्या है, अभिकारक है, सबस्टेंस है, ठीक है। ये डिकम्पोज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, या तो टेम्परेचर की उपस्थिति में या लाइट की उपस्थिति में या इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में ये जो पदार्थ है जिसको आप लोग बोलते हो क्या, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा। मान के चलते हैं B+C। आप देखते हैं दो प्रोडक्ट बने हैं, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस बात का तो ध्यान रख लीजिएगा। एक प्रोडक्ट नहीं बनता है। विखंडन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो से ज़्यादा बन सकते हैं, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तापीय अपघटन के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक बच्चों अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताप, गर्म करेंगे तो तापमान देंगे तो उसे कहेंगे तापीय अपघटन। अंग्रेजी में बच्चों इसको कहेंगे क्या, हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंगल सबस्टेंस है, दो प्रोडक्ट बना रहा है, डिकम्पोज हुआ तभी तो बनाया, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चूंकि टेम्परेचर के प्रभाव में हो रहा है तो तापीय अपघटन और
थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश के प्रभाव में। प्रकाश के प्रभाव में अगर मान लीजिए मैंने ले लिया AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड। से सिल्वर क्लोराइड अगर प्रकाश की उपस्थिति में होता है अभिक्रिया, तो उसे कहेंगे प्रकाश अपघटन। क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन। और अंग्रेजी में अगर आपको कहना तो फोटोलिटिक रिएक्शन, फोटोलिटिक रिएक्शंस, फोटोलिटिक रिएक्शन। यह अब इस प्रभाव में वो भी सेम काम होगा, अपघटित होंगे तो दो भागों में टूट जाएगा। 2Ag सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो प्रोडक्ट कितने हो गए, 2। अभिकारक कितने थे, 1। इसी कहते हैं आप लोग अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, और चूंकि प्रकाश अपघटन हुआ है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव में एक बोले हैं। अगर विद्युत के प्रभाव में अभिक्रिया कोई हो रही है जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश अपघटन, और अंग्रेजी में फोटोलिटिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो KCl का आप नाम सुने होंगे, 2KCl बैलेंस के लिए ले लेता हूं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जब इस पे हम प्रकाश अपघटन कराते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश अपघटन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फोटोलिटिक रिएक्शन, फोटोलिटिक रिएक्शन, तो ये क्या होगा, 2K अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस में, और हो जाएगा 2Cl माइनस में। क्यों, क्योंकि ये विद्युत का प्रभाव हो रहा है, तो इसका धनायन अलग हो जाएगा, ऋणायन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन। तो अगर मैं देखूं इन तीनों अभिक्रियाओं को, ये तो एक फार्मूला है, इन तीनों अभिक्रियाओं को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं। अब इनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन तरीके सेम हैं। इसमें सब में अभिकारक एक ही हैं, और ये सभी अभिकारक इन सभी बाह्य कारकों के प्रभाव में, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे फोटो यानी प्रकाश हो, चाहे क्या हो, विद्युत हो। यहाँ पे विद्युत अपघटन हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिटिक, विद्युत के प्रभाव में होगा तो तब भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट आप देखिएगा एक से अधिक बन रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं, या इसी के एक और नाम है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजित हो जाना किसी एक चीज़ का 2 भाग में, जैसे क्या मैंने पेन लिया है ना, इसमें एक ही रिएक्टेंट समझिए, इसमें कुछ न कुछ हुआ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इससे मैंने 2 पार्ट बना दिए, तो ये बन गया प्रोडक्ट। अभिकारक कितने थे, 1, बन गया कितना, प्रोडक्ट 2। इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया है। और जब 2 अभिकारक होते हैं और जुड़ के 1 बनाते हैं, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जो पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है। ठीक है, आइए अगले अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रियाएं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेस का मतलब क्या समझते हैं, जगह बदल देना, डिस्प्लेस जगह से हटा देना। जैसे आप लोग क्लास में बैठे रहते हैं ना, क्या करते हैं, एक सीट पे 5 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और उसके बगल वाले सीट पे 4 बच्चे बैठे हैं, तो 4 जो बच्चे बैठे हैं उस सब ताकतवर हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो सीट नंबर ए पे जो बैठे हैं वो थोड़ा सा कम ताकतवर हैं, है ना। समझिए 2 सीट है, सीट नंबर ए, सीट नंबर बी। सीट नंबर ए पे 5 बच्चे बैठे हैं, सीट नंबर बी पे 4 बच्चे बैठे हैं। सीट नंबर ए वाले बच्चे कमज़ोर हैं, सीट नंबर बी वाले बच्चे ए वाले से मजबूत हैं। अब उसमें से क्या हुआ, सीट नंबर बी का जो कोई बच्चा है, उसने सीट नंबर ए वाले के जगह पे जाके बैठ गया और उसको हटा दिया बाहर, कहा तुम कमरे से बाहर जाओ, अंदर नहीं रहना, कमरे से कहाँ जाओ, बाहर जाओ। क्या समझे, यानी सीट नंबर ए के बच्चों में एक बी वाला आ गया, और बी वाला ए को हटा चुका है। क्यों, क्योंकि ए वाला कमज़ोर था, बी वाला ताकतवर था। तो जैसे एक ताकतवर बालक ने एक कमज़ोर बालक को उसकी सीट से हटा दिया, बाहर कर दिया, उसी तरह से यहाँ है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु या तत्व हमेशा
कम क्रियाशील तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, जो नीले रंग का होता है बच्चों, ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर क्यों होता है तो आपको पता होना चाहिए, Cu पर 2+ होता है, इस विलयन में Cu आयनित रूप में 2+ में रहता है, तो इसकी वजह से इसका रंग नीला है। ठीक है, यह ब्लू कलर है। जब इसको मैंने रिएक्शन कराया, ठीक है, किससे, इसका रिएक्शन मैंने कराया जब जिंक से, याद रखिएगा जिंक से। तो जिंक क्या है, कॉपर से मजबूत होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अभी जिंक कॉपर से अधिक मजबूत, अधिक रिएक्टिव है। मजबूत क्या, रिएक्टिव समझिए, मतलब अभिक्रियाशील है। इसीलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को कहेगा आप यहाँ से हटिए और मुझे सल्फेट के साथ जोड़ने दीजिए। तो जिंक जुड़ जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, तो हो जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को कर दिया बाहर, कॉपर को कर दिया बाहर। इसी को तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट अगर आयरन से रिएक्शन किया तो क्या होगा, तो सेम प्रोसेस बच्चों, जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो आयरन भी क्या कर देगा, कॉपर को हटा देगा, और आयरन आ गया कॉपर की जगह पे, और FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर क्या हो गया, बाहर। कहेंगे सर ये तो बड़ी आसान है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो बताइएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये तब कॉपर क्या करेगा, जिंक को हटा देगा। भाई इन्होंने इनको हटाया तो कॉपर भी हटाएगा, तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। लेकिन बच्चों यहाँ एक कहानी में ट्विस्ट है। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल आल्सो, बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। माई क्वेश्चन इज व्हाई दिस रिएक्शन कैन नॉट बी टेक्स प्लेस। मेरा प्रश्न यह है कि ये दोनों रिएक्शन संभव है, ये क्यों नहीं संभव है। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो कॉपर जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर रहा है। तो बच्चों वही बात आती है, हमेशा याद रखिएगा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से डिस्प्लेस कर पाएगा, कम वाला अधिक वाले को नहीं कर पाएगा। यानी जो आयरन और जिंक हैं दोनों पावरफुल हैं कॉपर से, लेकिन कॉपर, अभी मैंने बोला जिंक कॉपर से पावरफुल है, तो कॉपर तो जिंक से कमजोर है ना। और इस क्रिया में जिंक कॉपर किसको हटाते हुए दिखाया जा रहा है, जिंक को। ठीक है, तो कैसे संभव, हाउ कैन इट पॉसिबल, नहीं ना। तो डिफिनीशन कैसे कहेंगे कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सोल्यूशन। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट नेवर डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सोल्यूशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को जब याद रखिएगा तो आपको भूलेगा नहीं। और ये रिएक्शंस हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये रिएक्शंस दिए गए हैं, इनको आप देख के रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। ये रहा विस्थापन अभिक्रियाएं, क्या रहा, विस्थापन अभिक्रियाएं। अगली अभिक्रिया जो आती है वो आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैं इसको इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ। अभिक्रिया नंबर 4, इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। या अभिक्रियाएं बहुत सारे हैं, तो अभिक्रियाएं, इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, एक अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से हटा रहा था। यहाँ क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ आयन या एक्सचेंज ऑफ आयन, ट्रांसफर नहीं एक्सचेंज बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन। दो अभिकारक होंगे यहाँ पे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि NO3 AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस KCl। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड दोनों को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर पॉजिटिव आवेश का होता है
और NO3 पे -1 होता है। और पोटेशियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो K+ आवेश वाला होता है, Cl- आवेश वाला होता है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो Ag है और पोटेशियम है, ये दोनों आपस में अपने को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। Ag चला जाएगा पोटेशियम की जगह और पोटेशियम आना जाएगा Ag की जगह, तो क्या बनेगा, Ag की जगह कौन आ गया, K, तो हो जाएगा KNO3 और प्लस K की जगह कौन आ गया, Ag, तो ये हो जाएगा AgCl। मतलब क्या है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड कन्वर्ट हो गया सिल्वर क्लोराइड। इस रिएक्शन को अगर आप देखिए तो आपको लगेगा कि सर K ने Ag को हटाया है, लेकिन बच्चों हट के गया कहाँ है, K की जगह पे ही तो आया है ना। तो आप एक तरह से देखिए तो K+ चला गया Ag+ पे और Ag+ चला गया K+ की जगह पे। तो चूंकि दोनों जगह में डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद है वीडियो को बार बार पुश करके आप बैक करके देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी आज मैंने आपको 3 रिएक्शंस पढ़ाया। पहला रिएक्शन क्या पढ़ाया मैंने, पहली अभिक्रिया क्या पढ़ाई, पहली अभिक्रिया पढ़ाई आज अपघटन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया पढ़ाई मैंने विस्थापन अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया क्या पढ़ाया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया हमने लेक्चर 1 में पढ़ा दिया था, जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया। यानी इस चैप्टर की 4 अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैं बता दूं क्रम से, संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी अभिक्रिया क्या पढ़े, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाकी के 3-4 रिएक्शंस और भी हैं, ठीक है, लेकिन उसको अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। आपसे मैं चाहूँगा कि जितना भी आपने पढ़ा है उसको खूब बढ़िया सुंदर राइटिंग में आप नोट्स बनाएं और उस नोट्स का स्टडी करें, और स्टडी करते समय कोई समस्या आती है तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, हमारा लक्ष्य 2025 है, जिसमें बेस्ट आपको देने का प्रयास करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप भी अपना एग्ज़ाम में बेस्ट दें और अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, रिवाइज करें, और मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी, अपने भाई ब्रदर बहन जो भी हैं सगे संबंधी, उनको भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर, ठीक है, अपने टॉपिक को क्लियर कर सकें। मिलते हैं हम लोग अगले टर्न पे, अगले टॉपिक के साथ, अगली अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।